नमस्कार प्रिय मित्रों, उत्कर्ष कॉमर्स क्लासेस के इस YouTube के लाइव चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रिय साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा, आज का ये जो हमारा महत्वपूर्ण सेशन है वो प्रबंध लेखांकन यानी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उससे रिलेटेड होगा। प्रबंध लेखांकन हमारे जो विद्युत विभाग की जो वैकेंसी है उसके अंदर भी सिलेबस में इंक्लूड है, और इसके साथ साथ में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसके अंदर जो ABST का सिलेबस है उसके अंदर भी इंक्लूड है। यानी इस टॉपिक की दो जगह बेनिफिट मिलेंगे। एक तो जूनियर अकाउंटेंट जो विद्युत विभाग की वैकेंसी है, जो JVVNL, AVVNL जो अलग अलग विभाग है उसके अंदर जो वैकेंसी आती है उससे संबंधित रहेगा, और दूसरा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ये काम आएगा। ABST का जो सिलेबस है उसके अंदर हमारे काम आने वाला है। तो कुल मिलाकर के दो बेनिफिट इसके मिलने वाले हैं। ठीक है, तो प्रबंध लेखांकन का पार्ट फर्स्ट हम प्रारंभ कर रहे हैं, बाद में स्टेप बाय स्टेप हम प्रबंध लेखांकन की जो आगे की क्लासें हैं वो भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू कर रहे हैं प्रबंध लेखांकन, जिसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अंग्रेजी में इसका नाम क्या रहेगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग रहेगा। प्रबंध लेखांकन या इसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी कहते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या प्रबंध लेखांकन कहते हैं इसको। मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग होता है, प्रबंध जो लेखांकन होता है, ये हमारे कहाँ कहाँ पर काम आएगा। एक तो जो विद्युत विभाग की वैकेंसी है वहाँ पर काम आएगा। ये विद्युत विभाग की जो वैकेंसी है वहाँ पर ये हमारे काम आ जाएगा। वहाँ पर ये टॉपिक सेम टू सेम आपको मिलेगा, और इसके साथ साथ में अपने को जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका जो ABST का सिलेबस है उसके अंदर भी ये इंक्लूड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग से संबंधित अपन बात करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमारा क्या होता है। जितने भी लाइव जुड़े हुए हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत। दिनेश जी, राजेंद्र जी, अलका जी, प्रेरणा जी, आशीष जी, मनीषा शर्मा जी, आप सबका हार्दिक स्वागत। तो प्रबंध लेखांकन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये प्रबंध लेखांकन है क्या। ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। JVNL का, राजेंद्र जी करें, JVNL का पेड कोर्स कितने का है। आपको अगर कोर्स की संबंधित इन्फॉर्मेशन लेनी है, कौन सा कोर्स कितने का है, तो आप ऐप के अंदर जाइएगा, और ऐप के अंदर आपका भी डिस्काउंट भी चल रहा है 31 जनवरी तक, तो वहाँ से पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और लाइव क्लास के दौरान सिर्फ और सिर्फ अपने को पढ़ने से संबंधित कंसंट्रेशन करना है, और ऐप में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ऊपर पूरी रेट मिल जाएगी। ठीक है जी, चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रबंध लेखांकन जो शब्द है, इस प्रबंध लेखांकन के और भी नाम होते हैं, अन्य नाम भी होते हैं प्रबंध लेखांकन के। पहले उसकी हम बात करते हैं। प्रबंध लेखांकन के जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं। प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस प्रबंध लेखांकन को हम अन्य नाम से भी जाना जाता है, और अन्य नाम इसके जो है, इसको हम, और इसके जो नाम होते हैं अन्य नाम जिसे हम कह सकते हैं वो प्रबंधकीय लेखांकन भी इसको कह सकते हैं। प्रबंधकीय लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन। अगर प्रबंधकीय लेखांकन हम कहें तो ये भी इसी का नाम रहेगा। किसका नाम रहेगा, प्रबंध लेखांकन का ही नाम रहेगा। और इसका नाम एक और है निर्णय लेखांकन। निर्णय यानी डिसीजन, लेखांकन यानी अकाउंटिंग। तो अगर कहीं पर भी अपने को प्रबंध लेखांकन नाम मिलता है तो इसका मतलब भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही होता है, और कहीं पर अगर आपको प्रबंधकीय लेखांकन नाम मिलता है तो इसका मतलब भी क्या होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही होता है। और कहीं पर अगर आपको नाम मिलता है निर्णय लेखांकन, डिसीजन अकाउंटिंग, तो उसका मतलब भी क्या होता है, प्रबंध लेखांकन ही होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही होता है। ये तो हमने इसके नाम के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब नाम का जैसे ही जानकारी हो जाती है उसके बाद में बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है, इसके जो शाब्दिक अर्थ है उस पर भी हम बात करते हैं। देखो, प्रबंध लेखांकन को हम अगर एक थोड़ी सी लाइन में कहें तो कह सकते हैं प्रबंध के लिए लेखांकन। जो मैनेजमेंट है उसके लिए जो लेखांकन किया जाता है उसको हम बोलते हैं प्रबंध के लिए लेखांकन। हम क्या कह सकते हैं, प्रबंध के लिए लेखांकन। अगर आपको मैनेजमेंट करना है और उसके लिए किस तरह से आपका लेखांकन उपयोगी हो सकता है, वो सारी चीज़ें प्रबंध लेखांकन के अंदर इंक्लूड होती है।
तो प्रबंध करने के लिए अगर आप लेखांकन कार्य कर रहे हैं तो वो प्रबंध लेखांकन के अंदर इंक्लूड होता है। अब हम बात करते हैं इसका अर्थ क्या होता है, अन्य शब्दों में किस तरह से इसका क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो इसके अर्थ पर हम बात करते हैं, प्रबंध लेखांकन के अर्थ पर हम बात करते हैं, मीनिंग पर। प्रबंध लेखांकन का अर्थ, प्रबंध लेखांकन का अर्थ, मीनिंग क्या होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, उस पर हम बात करते हैं। प्रबंध लेखांकन का जो मीनिंग होता है, अर्थ होता है, उस पर हम बात करते हैं। सर आप जूनियर अकाउंटेंट कोर्स है ही नहीं, भाई ऐप पर जो अभी कोर्स अवेलेबल है उसके अंदर आपको सारी चीज़ें अवेलेबल है। जो आरपीएससी का जूनियर अकाउंटेंट है उससे संबंधित मटेरियल भी उसी के अंदर है, और जेवीएल से संबंधित है उसकी भी क्लासेस अभी तो टैक्स की लाइव चल रही है भवानी सर की, तो उसी के अंदर दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं, यानी दोनों का फ़ायदा आपको उसको मिल रहा है। ठीक है, वैकेंसी का मैं नहीं कह सकता, लेकिन संभावना है, बहुत जल्दी वैकेंसी आने की संभावना है। लीजिए शुरू करते हैं। प्रबंध लेखांकन का हमारा जो अन्य शब्दों में अर्थ है उस पर बात करते हैं कि जब लेखांकन प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए सूचना प्रदान करने की कला बन जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रबंध लेखांकन। जब लेखांकन जो हमारा अकाउंटिंग होता है, जब लेखांकन जो हमारा अकाउंटिंग होता है वो प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए, प्रबंध की क्या क्या आवश्यकता होती है, प्रबंध की आवश्यकताओं की, जब लेखांकन प्रबंध की आवश्यकताओं के लिए सूचना प्रदान करने की कला बन जाता है तो उसे हम प्रबंध लेखांकन कहते हैं। यानी जो आपका अकाउंटिंग होता है वो अकाउंटिंग प्रबंध की जो भी आवश्यकताएं होती है, प्रबंध की जो आवश्यकता होती है, प्रबंध की जो कार्य होती है, नियोजन करना, आपका संगठन, समन्वय, निर्देशन, नियंत्रण, तो इन सभी कार्यों में प्रबंध को कौन कौन से लेखांकन की सूचनाएं चाहिए, उन लेखांकन सूचनाओं को प्रदान करने की अगर कला लेखांकन बनने लग जाता है या बन जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रबंध लेखांकन कहते हैं। प्रबंध जो लेखांकन है हमारे दो शब्दों से मिलकर के बना है। सर फर्स्ट ग्रेड में देखो, प्रबंध जो लेखांकन होता है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रबंध जो लेखांकन है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रबंध लेखांकन दो शब्दों से मिलकर के बना है, दो शब्दों से मिलकर के बना है, और दोनों शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से, एक तो प्रबंध है और दूसरा लेखांकन है। प्रबंध लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है। नंबर फर्स्ट हम बात करें तो नंबर फर्स्ट है हमारे पास प्रबंध, और दूसरा कौन सा है, लेखांकन। पहला शब्द है हमारे पास प्रबंध और दूसरा कौन सा है, लेखांकन। प्रबंध जिसे हम मैनेजमेंट कहते हैं, प्रबंध जिसे हम क्या कहते हैं, मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंध का अर्थ की हम बात करें तो प्रबंध जो होता है वो अलग अलग जो कार्य करने के जो आपके विचारधारा या परिभाषा है उसमें अलग जाना जाता है। तो प्रबंध की जो परिभाषा है उसके अलग अलग स्टेज होती है। यहाँ पर जब हम प्रबंध लेखांकन का अर्थ देखते हैं तो यहाँ पर जो निर्णय की जो विचारधारा, जो निर्णय प्रधान आपकी परिभाषा है वो वाली सटीक बैठती है। तो निर्णय प्रधान जो परिभाषा है उसके अंदर रोस मोरे ने कहा है कि प्रबंध से आशय निर्णय लेना है, प्रबंध से आशय निर्णय लेना होता है, यानी निर्णय प्रधान जो परिभाषा है वहाँ पे सटीक बैठेगी। निर्णय प्रधान परिभाषा, और निर्णय प्रधान परिभाषा किसने दी है, एक रोस मोरे ने दी है। और परिभाषा क्या है उनकी, रोस मोरे की परिभाषा इस तरह से है, रोस मोरे, ये रोस मोरे थिंकर हुए, इन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, रोस मोरे इन्होंने डेफिनेशन दी है कि प्रबंध का आशय निर्णय देना है, यानी जब निर्णय लेने में काम आ जाता है प्रबंध तो उसको प्रबंध लेखांकन कहा जाता है। प्रबंध से आशय निर्णय लेना है, प्रबंध से आशय निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है।
तो यहाँ पे ये सटीक बैठेगा। कारण क्या है? क्योंकि हमने अर्थ क्या पढ़ा था कि प्रबंध लेखांकन को दूसरा निर्णय लेखांकन के नाम से भी जाना जाता है, यानी डिसीजन अकाउंटिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो निर्णय लेना, ये परिभाषा यहाँ पे ठीक बैठती है कि निर्णय प्रधान परिभाषा रोस मोरे ने कहा है। प्रबंध का अर्थ क्या होता है? प्रबंध से आ से निर्णय लेना होता है, यानी डिसीजन लेना प्रबंध से आ से होता है। दो शब्द, पहला हमारा प्रबंध और दूसरा हमारा क्या? लेखांकन। लेखांकन के अंदर हमने क्या पढ़ा है? लेखांकन की परिभाषा क्या है? लेखांकन का अर्थ क्या हो सकता है? यहाँ पर लेखांकन की जब हम बात करें तो लेखांकन किसको बोलते हैं? लेखांकन का मतलब होता है जो वित्तीय प्रकृति के लेन देन होती हैं जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है। लेन देन कैसे होने चाहिए? वित्तीय प्रकृति के होने चाहिए जिसे मुद्रा में मापा जा सकता है। सर जीवीएल का कोर्स जल्दी से लाओ, 1 फरवरी से ऊपर चला जाएगा। अरे भाई और ऑफर आ जाएंगे, टेंशन मत लो आप। जो भी आपको कोर्स लॉन्च होगा उसमें एकदम अच्छी रेट के अंदर मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे भी उत्कृष्ट अफोर्डेबल कोर्स देने के लिए जाना जाता है। लेखांकन के अर्थ की हम बात करें तो जो वित्तीय प्रकृति के लेन देन होते हैं। कैसी प्रकृति के? वित्तीय प्रकृति के। वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन होते हैं जिसे हम मुद्रा में माप सकते हैं। वित्तीय प्रकृति के लेन देन जिनको अपन मनी में मेजर कर सकते हैं, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके, मुद्रा में मापा जा सके। लेखांकन के अर्थ की हम बात करें तो वित्तीय प्रकृति के लेन देन जिसे अपन मुद्रा में मापा जा सकता है उनको लिखना। सबसे पहला काम क्या होता है लेखांकन के अंदर? उसको लिखने का होता है। लेखांकन की हम बात कर रहे हैं, दोनों शब्द पढ़ रहे हैं हम, एक तो प्रबंध और दूसरा लेखांकन। तो वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन है, वित्तीय प्रकृति के लेन देनों, वित्तीय प्रकृति के लेन देनों को, वित्तीय प्रकृति के लेन देन जिन्हें मुद्रा में मापा जा सकता है, जिन्हें मुद्रा में मापा जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? लेखांकन कहते हैं। वे सारे के सारे वित्तीय प्रकृति के लेन देन जिसको अपन मुद्रा में माप सकते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लेखांकन बोलते हैं। उनको सबसे पहले लिखना, उनको लिखना जिसे हम अभिलेखन कहते हैं। लिखना जिसे हम क्या कहते हैं? अभिलेखन कहते हैं। उनको लिखना, लिखने के बाद में वर्गीकरण करना, लिखना, वर्गीकरण करना, सारांश निकालना। सारांश किस में होता है? तलपट में। सारांश निकालना, सारांश निकालना तथा परिणाम ज्ञात करना, तथा परिणाम ज्ञात करना किसके अंदर शामिल होता है? लेखांकन के अंदर शामिल होता है। तो दोनों शब्दों के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। सर मैं नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, जनरल अकाउंटिंग के लिए भी क्लास पढ़ानी चाहिए। सिद्धार्थ पाल परमार जी कह रहे हैं कि नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको इसी चैनल के अंदर, इसी उत्कर्ष कॉमर्स क्लासेस के चैनल पर एकदम जीरो से बेसिक से मेरे 42 वीडियोज़ है, उसको आप देख सकते हैं। आपको बिल्कुल भी ऐसे लगेगा भी नहीं कि आप कॉमर्स के हो या नहीं हो। आपको बड़ी आसानी से एकदम मस्ती से समझ में आ जाएगा। आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप कॉमर्स के हो या नहीं हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है सिद्धार्थ जी, देख लीजिएगा आप इसमें। तो हम दो शब्दों को आपको समझा रहे थे। पहला आपका था प्रबंध और दूसरा लेखांकन। प्रबंध का मतलब क्या होता है? यहाँ पे मैंने परिभाषा का जो चुनाव किया है वो निर्णय प्रधान परिभाषा का चुनाव इसलिए किया है क्योंकि लेखांकन, प्रबंध लेखांकन होता है वो निर्णय से संबंधित होता है, इसलिए इस परिभाषा को हमने चुनाव किया। तो रोस मुरे ने कहा है कि प्रबंध से आ से निर्णय लेना होता है, और लेखांकन हमारा क्या कहता है? लेखांकन के अंदर क्या होता है? लेन देनों को सबसे पहले लिखा जाता है जिनको मुद्रा में मापा जा सकता है, फिर उसका वर्गीकरण किया जाता है। वो वर्गीकरण कहाँ पे होता है? लेजर के अंदर होता है। और उसके बाद में सारांश वो अपन ट्रायल बैलेंस में तलपट के अंदर निकालते हैं, और उसके बाद में परिणाम ज्ञात किया जाता है। ये सारा काम किस में होता है? लेखांकन में होता है। तो प्रबंध लेखांकन दोनों का अर्थ मैंने आपको बता दिया। अब प्रबंध लेखांकन का अगर शाब्दिक अर्थ के अंदर जाते हैं, दोनों को मिक्स करके हम कहें तो प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करने के लिए लेखांकन का प्रयोग प्रबंध यंत्र के रूप में करने को प्रबंधीय लेखांकन कहते हैं। अगर आपको प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करनी है, प्रबंध में इफिशियंसी आए, कुशलता से काम करें। प्रबंधक कुशलता से काम कब करेंगे? जब उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी। बिना इन्फॉर्मेशन के इफिशियंसी से काम नहीं हो सकता है।
तो प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करने के लिए लेखांकन का प्रयोग प्रबंध यंत्र के रूप में करना प्रबंधकीय लेखांकन कहलाता है। ठीक है, यानी प्रबंध लेखांकन की अर्थ या मीनिंग की हम बात करें ना, स्पेसिफिक मीनिंग की बात करें तो यूँ कह सकते हैं, ये तो दोनों का हमने अर्थ जान लिया था, प्रबंध और लेखांकन दोनों से फेमिलियर हो गए थे। अब हम अर्थ से बात करें तो यूँ कह सकते हैं प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करने के लिए, प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करने के लिए, प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करने के लिए अगर आपको प्रबंध की इफिशियंसी बढ़ानी है तो प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करने के लिए लेखांकन का प्रयोग, अकाउंटिंग का उपयोग, प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करने के लिए लेखांकन का प्रयोग प्रबंध के यंत्र के रूप में करते हैं। लेखांकन का प्रयोग प्रबंध के मैनेजमेंट के, प्रबंध के यंत्र, यानी यंत्र क्या होता है, टेक्निक बोलते हैं, प्रबंध के यंत्र के रूप में करना, यंत्र के रूप में करना क्या कहलाता है आपका, प्रबंध लेखांकन कहलाता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहलाता है। अगर आपको प्रबंध की इफिशिएंसी बढ़ानी है तो उसके लिए अपने को अकाउंटिंग का यूज़ मैनेजमेंट में करना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग की होती है उसको मैनेजमेंट में यूज़ करना चाहिए, तो वो प्रबंध की कुशलता में इसमें वृद्धि होती। सर उत्कर्ष ऐप में मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्लास आएगी? हाँ, सारी क्लास आएगी भाई, उत्कर्ष ऐप में सारी क्लास आएगी ना, जो भी मिलेगी आपको। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक हमारा जो RN एंथोनी है, उनके डेफिनेशन आती है प्रबंध लेखांकन के संबंध में। RN एंथोनी, RN एंथोनी, उन्होंने क्या कहा है, RN जो एंथोनी है उन्होंने क्या कहा है कि प्रबंध की लेखांकन ऐसी लेखांकन सूचना से संबंधित है जो आपके प्रबंधकों के लिए उपयोगी है। RN एंथोनी ने डेफिनेशन क्या दी है कि प्रबंध की लेखांकन, प्रबंध की लेखांकन, प्रबंध की लेखांकन ऐसी लेखांकन सूचना से संबंधित है, ऐसी लेखांकन सूचना से, ऐसी लेखांकन सूचना से संबंधित है जो प्रबंधकों के लिए उपयोगी है, जो प्रबंधकों के लिए, जो प्रबंधकों के लिए उपयोगी है। RN एंथोनी ने प्रबंध की डेफिनेशन क्या दी है? RDCP का कोर्स क्या है सर, अच्छे से समझ में आ रहा है, थैंक यू। देखिए, RN एंथोनी ने क्या कहा कि प्रबंध के लेखांकन ऐसी लेखांकन सूचनाओं से संबंधित है जो प्रबंधकों के लिए उपयोगी है, यानी लेखांकन की वे सूचनाएं जो प्रबंधक को मैनेजमेंट का काम करने में काम आती है उनको प्रबंध के लेखांकन कहा जाता है। इसके अलावा हम यूँ भी कह सकते हैं कि प्रबंध लेखांकन, लेखांकन की वह शाखा है जो प्रबंध के निर्णय लेने में समंकों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। अगर अन्य रूप में हम बात करें तो यूँ भी कह सकते हैं प्रबंध की लेखांकन, प्रबंध की लेखांकन, लेखांकन की वह शाखा है, लेखांकन की वह शाखा है जो प्रबंधकों को, जो प्रबंधकों को निर्णय लेने हेतु, निर्णय लेने हेतु मैनेजर क्या करता है, डिसीजन लेता है, उसके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं, विकल्प होते हैं, उन विकल्प में से किसी एक का चुनाव करता है, तो उसके लिए क्या होता है, उसके पास लेखांकन होगा तभी तो चूज कर पाएगा। तो प्रबंधीय लेखांकन लेखांकन की वह शाखा है जो निर्णय लेने हेतु समंकों के प्रस्तुतिकरण का कार्य करती है, निर्णय लेने हेतु समंकों के प्रस्तुतिकरण का कार्य करती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, समंकों के प्रस्तुतिकरण का कार्य करती है, समंकों के प्रस्तुतिकरण का कार्य करती है।
यानी जो प्रबंध लेखांकन होता है, इस प्रबंध लेखांकन के अंदर प्रबंधकों को अगर डिसीजन लेना है तो प्रबंधक डिसीजन किस आधार पर लेते हैं, उनके पास बेस क्या होता है, उसके पास अलग अलग लेखांकन की रिपोर्ट होती है, अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग नीतियाँ होती है, नियम होते हैं, उनमें से फिर किसी एक का चुनाव करता है, किसी एक का चूज करता है। सारांश डेली अकाउंटेंट के बारे में डेली क्लास करें, मनीष कुमार जी करें डेली क्लास करें। हाँ, अब देखो आपको जो क्लास मिलेगी वो कंटिन्यू मिलेगी। जैसे भवानी सर की जो आपको क्लास मिल रही है तो टैक्स के बारे में पार्ट 1, 2, 3 इस तरह से मिल रही है। तो जैसे ही किसी की कंटिन्यू 2-3 दिन क्लास ऐसे रहेगी या 5-6 दिन एक सब्जेक्ट की रहेगी, फिर दूसरे सब्जेक्ट की, इस तरह से आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है। तो प्रबंध के लेखांकन की वह शाखा है जो प्रबंधकों को निर्णय लेने में समंकों के प्रस्तुतिकरण का काम करती है। तो ये डेफिनेशन के बेस पे हमने पढ़ लिया कि प्रबंधक हमारा क्या क्या होता है। अब हम कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं कि जो इससे संबंधित है। सबसे पहले हमने अर्थ पढ़ लिया था प्रबंध लेखांकन का, कि यानी लेखांकन से प्रबंध से संबंधित जो लेखांकन कार्य किया जाता है उसको प्रबंध लेखांकन कहते हैं हम। 2 शब्दों से मिलकर बना है प्रबंध के लिए हमने एक डेफिनेशन चूज की है रॉस मोरे की। ये डेफिनेशन क्या कहती है, प्रबंध से आशय निर्णय लेना है, यानी मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट ज़्यादातर डिसीजन लेता है। और लेखांकन वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन होते हैं जिन्हें मुद्रा में माप सकते हैं, उनको लिखना, वर्गीकरण करना, सारांश निकालना, इसको हम लेखांकन कहते हैं। हमने दोनों का अर्थ जब मिक्स करके ऐसे जाना तो प्रबंध की कुशलता बढ़ाने के लिए जिस लेखांकन का प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रबंध के लेखांकन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर.एन. एंथोनी की डेफिनेशन। आर.एन. एंथोनी ने बहुत सिंपल सी और इजी सी डेफिनेशन दी है और बहुत अच्छी डेफिनेशन दी है कि प्रबंधकीय लेखांकन ऐसी लेखांकन सूचनाओं से संबंधित है जो प्रबंधकों के लिए उपयोगी है, जो मैनेजर के लिए उपयोग में आती है, काम में आती है, उसको प्रबंधकीय लेखांकन कहेंगे। या सारगर्भित रूप से कहें, जो क्वेश्चन के अंदर आपको नाम मिल सकता है ऑप्शन के अंदर, तो ये हो सकता है कि प्रबंधकीय लेखांकन की कौन सी शाखा है जिसमें क्या किया जाता है, तो समंकों के प्रस्तुतिकरण का कार्य करती है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो जो डाटा होता है उसको प्रेजेंट करने का काम करती है। तो ये प्रबंधक लेखांकन के अर्थ से संबंधित बात कर ली। अब कुछ सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की हम बात करें। सर जेवीएल का कोर्स ऐप में कब तक आ जाएगा? सारे आ जाएंगे, आप अभी फ्री क्लास का आनंद लीजिए, उसके बाद में जब कोर्स आए तब आप खरीद लीजिएगा। ठीक है ना। अभी जो कोर्स आपको अवेलेबल है उसके अंदर दोनों अवेलेबल है आपका। जो ऐप में अभी कोर्स अवेलेबल है ना, उसमें जूनियर अकाउंटेंट जो आरपीसी वाला है वो भी मैटर है और जेवीएल का भी मैटर है। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रबंध लेखांकन के सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। प्रबंध लेखांकन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। प्रबंध लेखांकन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं और प्रश्न में आपसे ही पूछता हूं, आपको ही जवाब देना है। बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आपको खुद को मज़ा आएगा कि हाँ हम भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। सबसे पहली बात कि जो प्रबंध लेखांकन होता है उसका प्रयोग अनिवार्य होता है या ऐच्छिक होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालिएगा आप। प्रबंध लेखांकन का जो प्रयोग होता है या उपयोग होता है, प्रबंध लेखांकन का प्रयोग, प्रबंध लेखांकन का प्रयोग अनिवार्य होता है या ऐच्छिक होता है, या फटाफट से बताइएगा। 2 ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, पहला है अनिवार्य और दूसरा है आपका ऐच्छिक। जो प्रबंध लेखांकन होता है उसका यूज करना ऐच्छिक होता है या अनिवार्य होता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स में डालिएगा। प्रबंध लेखांकन का यूज करते हैं वो कंपलसरी है या फिर आपका ऑप्शनल है, आवश्यक है। धीरज परिहार जी करें, आवश्यक है। राजस्थान जूनियर अकाउंटेंट की पोस्ट भी आई है राजस्थान डेयरी के अंदर, अनिवार्य है। राकेश भाटी जी करें, अनिवार्य है। देखो प्रबंध लेखांकन का जो प्रयोग होता है वो आपके लिए अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। प्रबंध लेखांकन का जो यूज़ होता है उसको आपका कंपलसरी नहीं है, आपकी मर्जी है तो यूज़ कर सकते हो, मर्जी नहीं है तो यूज़ नहीं करो। कोई कंपलसरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यह छोटा सा पॉइंट आता है हमारे लिए। क्या आता है? कंपनी एक्ट आता है, कंपनी अधिनियम 2013, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 40 क्या कहता है। अगर वहाँ कंपनी से संबंधित बात है तो वहाँ पे चीज़ ध्यान रखना है। बाकी जो अन्य संस्थान है वो अगर प्रबंध लेखांकन काम में ले या नहीं ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 40 है ना, वहाँ पर जो आपको कुछ पॉइंट दे रखे हैं, फैक्ट दे रखे हैं, वहाँ पर आपको कुछ बनाना पड़ता है। वहाँ पे एक चीज़ आती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। जैसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 40 है ना, वो क्या कहती है कि एक कंपनी को बैलेंस शीट बनानी चाहिए। जैसे उसका वित्तीय वर्ष समाप्त होता है उसे क्या बनानी चाहिए? बैलेंस शीट तैयार करनी चाहिए। पहला काम उसे ये करना चाहिए।
नंबर 2, उसे अपना P&L अकाउंट भी बनाना चाहिए, जिसे हम स्टेटमेंट ऑफ P&L कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ P&L कहते हैं। बैलेंस शीट उसको बनाना चाहिए, अपना स्टेटमेंट ऑफ P&L उसको बनाना चाहिए। इसके साथ साथ में उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बनाना चाहिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है ये हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है ना। तो यहाँ इस कंपनी एक्ट ने इसके लिए तो बाउंड कर दिया है, तो इन कंपनियों को तो बनाना पड़ेगा। बाकी जो संस्थान है वो नहीं बनाए तो भी चलेगा, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके अलावा जो इक्विटी में चेंजेस आता है उसके लिए एक स्टेटमेंट है वो भी बनवाया जाता है। और एक आपका आता है एक्सप्लेनेटरी नोट्स जो होता है वो भी तैयार करना पड़ता है। तो ये कंपनी एक्ट ने बता रखा है। तो वहाँ पर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट ये किससे संबंधित है, हमारे प्रबंध लेखांकन से संबंधित है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, तो यहाँ तो बनाना पड़ेगा। अब बाकी जो संस्थाएं हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या अदर संस्थान है, वो प्रबंध लेखांकन करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई बात। सर PDF कहाँ मिलेगी, वित्तीय विवरण, ठीक है। हाँ, भवानी सर की डेली क्लास आएगी भाई, कभी कभार काम हो ही जा रहा है ना। थैंक यू पंकज यादव सर, आपका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, धन्यवाद आपका, थैंक यू। चलिए, तो हमने पहला पॉइंट पढ़ लिया, जो फैक्ट पर बात करें कि प्रबंध लेखांकन का प्रयोग अनिवार्य नहीं, ऐच्छिक है, लेकिन कंपनी एक्ट में यहाँ जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है वो आपको उनको प्रिपेयर करना पड़ता है, तो वहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रबंध लेखांकन हमारा करता क्या है, समंकों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। प्रबंध जो लेखांकन है वो हमारे समंकों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। समंक किसको बोलते हैं, आंकड़े, डाटा जिसको बोलते हैं, समंकों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रबंध लेखांकन किससे संबंधित है, तो समंकों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, जो डाटा है उनको प्रेजेंट करने से रिलेटेड क्या है, ठीक है। हाँ, 242 तो सब में हो गई होगा ना भाई, कंपनी अधिनियम की धारा 2 तो सब में हो गई होगी। ये सर मैंने 40 आगे लिख दिया है, 2 तो सब में है ही। जहाँ डेफिनेशन की बात आती है तो वहाँ तो 2 तो लगता है। तो समंकों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। जो प्रबंध लेखांकन है वो समंकों के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड है, जो डाटा होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है कि ये आंकड़े इससे संबंधित है। ये जो प्रबंध लेखांकन है वो निर्णय के लिए फ्रेमवर्क का काम करता है। जो डिसीजन लेते हैं निर्णय के लिए यानी डिसीजन के लिए फ्रेमवर्क का काम करता है, निर्णय के लिए फ्रेमवर्क का काम करता है। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, है ना, 3 4 5 ऑप्शन होते हैं। अब उनमें से किसी एक को चुनाव करना आपको, तो आप किस आधार पे करोगे, आपके पास उससे संबंधित लिखा होगा कि भाई ये प्रोडक्ट है या फिर ये चीज़ें हैं, इसमें से ये हमारे काम की, ये काम के नहीं। तो जो काम के होगा, अच्छा होगा, उसको यूज़ कर लिया जाएगा, बाकी को छोड़ दिया जाएगा। तो निर्णय लेने के लिए फ्रेमवर्क का जो काम कौन करता है, प्रबंध लेखांकन करता है। तो मैंने 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताइए। प्रबंध लेखांकन का जो प्रयोग होता है वो अनिवार्य नहीं है, क्या है, ऐच्छिक है। नंबर 2, समंकों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है ये, और फिर निर्णय के लिए फ्रेमवर्क का काम करता है, ठीक है। सर कस्टम की क्लास भी लगेगी क्या, सर जयपुर डेयरी रिक्रूटमेंट, सर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कब क्लास, हाँ बिल्कुल, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी क्लासें लगाएंगे, सब लगाएंगे, टेंशन मत लो। अभी जो चल रहा है कम से कम उसको आराम से अच्छे से पढ़िए। देखो, जब टैक्स की क्लास चलती है, जब भवानी सर लेते हैं, तब तो आप दूसरे कमेंट करते हैं या कहते हैं सर उसकी क्लास लगाइए। जब मैनेजमेंट अकाउंट की क्लास लगी है तो आप कह रहे हो कि सर उसकी क्लास लगी क्या, और जब मान लो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की भी क्लास लग जाएगी ना, तब आप दूसरे कमेंट करोगे। तो जो क्लास चल रही है ना उसका आनंद लेना चाहिए, उसको अच्छे से समझना चाहिए। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट चलते हैं, 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिए, अगले फैक्ट पर बात करते हैं। चौथा जो फैक्ट होता है प्रबंध लेखांकन के लिए, वो हो सकता है अपना क्या, जो प्रबंध होता है, प्रबंध लेखांकन का काम होता है, वो प्रबंध के जो कार्य होते हैं उसमें सहायता प्रदान करता है। अब प्रबंध के कार्य कौन कौन से होते हैं, कमेंट में आप डालिएगा। प्रबंध लेखांकन क्या हेल्प करता है, प्रबंध के जो कार्य होते हैं, प्रबंध के कार्य, जो भी प्रबंध के कार्य होते हैं, प्रबंध के कार्यों में हेल्प प्रदान करता है। प्रबंध के कार्यों में सहायता प्रदान करता है, प्रबंध के कार्यों में सहायता प्रदान करता है। कौन, प्रबंध लेखांकन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंध के जो कार्य होते हैं ना उसमें सहायता प्रदान करता है। अब प्रबंध के जो कार्य होते हैं उनमें कौन कौन से कार्य में ज़्यादा इफेक्ट या रोल रहता है। अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है तो उसके लिए लेखांकन आपके पास उपयोगी होगा। अगर आपको डायरेक्शन करना है
निर्देशन देना है या निर्देश देना है तो आपके लिए लेखांकन जरूरी है। अगर आपको कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है तो लेखांकन जरूरी है। अगर आप कोई प्लानिंग कर रहे हो तो पहले आपके पास कुछ डेटा या आंकड़े होंगे तो ही तो प्लानिंग कर पाएंगे, नहीं तो आप प्लानिंग कर ही नहीं पाएंगे। अगर आपको डायरेक्शन किसी को देना है तो आपके पास कुछ होना चाहिए, किसके बेस पर आप डायरेक्शन दोगे, निर्देश कैसे दोगे। अगर आप कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल का मतलब किसी पर कंट्रोल करनी है चीज़ें कि भाई कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कितनी कॉस्ट आ रही है, उस कंट्रोल करने के लिए आपके पास जब तक रिटर्न में अकाउंटिंग नहीं होगी तब तक आप उसके लिए कोई भी निष्कर्ष पर नहीं जा सकते। तो प्रबंध के कार्यों में सहायता प्रदान करने का काम कौन करता है? प्रबंध लेखांकन करता है। ठीक है, JVNL का कोर्स, हाँ बिल्कुल सब कोर्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं जो प्रबंध है वो काम क्या था। हमारे सबसे बड़ी प्रबंधकों की दिक्कत आती है चयन की समस्या, चूज किसको करें, है ना। तो चयन की जो समस्या होती है और कारण और परिणाम में संबंध स्थापित करने के काम आता है। जो हमारा प्रबंध लेखांकन होता है वो चुनाव करने की जो समस्या आती है, चयन की समस्या, यानी ऑप्शन में से किसका चुनाव करें। जैसे हम परीक्षा के हॉल में बैठे होते हैं तो 4 ऑप्शन होते हैं, तो उन ऑप्शन को देख करके हम कंफ्यूज होते हैं कि यार 2 तो गलत है, लेकिन दोनों में से कौन से को चुनाव करें। ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। और बाहर आकर जब देखते हैं और पता चलता है कि जो मैंने चुनाव किया था, चूज किया था, वो सही निकला तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो इसी प्रकार से जो प्रबंध लेखांकन के अंदर जो प्रबंधक होते हैं वो जब निर्णय लेते हैं तो उनके पास अलग अलग ऑप्शन होते हैं और उनमें से जिस ऑप्शन का वो चुनाव करते हैं और वो ऑप्शन सही हो जाता है तो फिर वो बड़े खुश होते हैं कि देखो हमने जो डिसीजन लिया था वो एकदम सही निकला है। और गलत हो जाता तो फिर देखते हैं रीज़न क्या रहा, कारण क्या रहा उसका, यानी कारण और परिणाम में संबंध भी बताता है। यानी चयन की समस्या वह कारण वह परिणाम, कारण वह परिणाम में संबंध स्थापित करता है। प्रबंध जो लेखांकन होता है वो जो चयन की समस्या होती है, एक मैनेजर के लिए डिसीजन लेने की जो समस्या होती है भाई किसका चुनाव करें, जब ऑप्शन नहीं मिल रहा होता है उस चयन की समस्या का समाधान करता है। और किसी भी एक्टिविटी के लिए कि जैसे कोई लागत वगैरह क्या रहे तो क्या कारण रहे थे, उसका रिजल्ट क्या रहेगा, हम एक स्टैंडर्ड पैमाना तय करें तो कौन सा पैमाना तय करें। तो चयन की समस्या और कारण और परिणाम में संबंध बताता है। ऑप्शन में कहीं मिल जाए कि प्रबंध लेखांकन क्या करता है, तो चयन की समस्या और कारण और परिणाम में संबंध बताने का काम कौन करता है? प्रबंध लेखांकन करता है। ठीक है ना, हाँ निर्णय लेना। ठीक है, चलिए ये हो गया इसका पॉइंट। और इसके अलावा जो निर्णय की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना है। जो निर्णय की समस्या होती है, निर्णय समस्याओं का समाधान करना है, यानी निर्णय समस्याओं से संबंधित है। जो डिसीजन लेने में समस्या आती है, दिक्कत आती है ऑनर के, जो मैनेजमेंट के, उसका आप ठीक करता है, समाधान करता है। इसके अलावा इस प्रबंध का जो मुख्य कार्य प्रबंध लेखांकन का, प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना है। अगर प्रमुख कार्य की बात करें प्रबंध लेखांकन का, प्रमुख काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है? प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। जो मैनेजमेंट है प्रबंध को निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में हेल्प करना, प्रबंध को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। निर्णय लेने में सहायता अगर प्रदान कर रहा है तो वो हमारा क्या है? प्रबंध लेखांकन है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। अब प्रश्न ये आता है तो ये उपयुक्त किसके लिए है? प्रबंध लेखांकन के जब हम फैक्ट पढ़ रहे हैं तो प्रश्न आता है कि उपयुक्त किसके लिए है? तो इसकी उपयुक्तता है, जो ये उपयुक्तता है बड़े औद्योगिक घरानों के लिए। किन के लिए प्रबंध लेखांकन उपयोगी है? बड़े औद्योगिक घरानों के लिए। बड़े जो औद्योगिक घराने हैं उन बड़े औद्योगिक घरानों के लिए तथा व्यावसायिक संस्थाओं के लिए, जो कॉरपोरेट है, बड़े औद्योगिक घरानों तथा व्यावसायिक संस्थाओं के लिए, व्यावसायिक संस्थाओं के लिए ये क्या है? आपका उपयोगी है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए हैं जहां से सीधा का सीधा क्वेश्चन भी बन सकता है या फिर ऑप्शन में देकर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गुड आफ्टरनून, थैंक यू। चलिए फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इन पॉइंट्स को, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। प्रबंध का लेखांकन का जो प्रयोग होता है वो अनिवार्य नहीं है, कैसा है? ऐच्छिक है। मर्जी तो उपयोग कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। कंपनी एक्ट के 2013 के सेक्शन 40 के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाते हैं तो वहाँ तो आपका कंपलसरी है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्रबंध लेखांकन समंकों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है। जो डाटा होते हैं उनका प्रेजेंट करने से रिलेटेड है, समंकों के प्रस्तुतिकरण से संबंधित है।
और प्रबंध लेखांकन निर्णय के लिए फ्रेमवर्क का काम करता है। अगर डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन में अच्छा एक हेल्प करता है, मदद करता है आपके प्रबंधकों के। प्रबंधक के जो कार्य उनमें मदद करता है और बेसिकली प्लानिंग करने में, डायरेक्टिंग करने में और कंट्रोल करने के लिए जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका चयन की समस्या। जो चयन की समस्या आती है प्रबंधकों के पास में, उसका समाधान करने में मदद करता है। कारण एवं परिणाम में संबंध, जो कारण, क्या कारण रहे थे, आपकी लागत अगर ज़्यादा आती है, कम आती है, तो उसके कारण पर रिसर्च करता है और उसका रिजल्ट क्या आता है उस पर भी प्रबंध के लेखांकन काम करता है। ठीक है, एक बार जीवन का बेच चला दो, क्लास बात शुरू कर दे। अरे चला देंगे भाई, जो क्लास चल रही है वो तो पढ़ लीजिए ना आप। निर्णय की जो समस्या आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जो निर्णय की समस्या आती है उनका भी समाधान करता है। प्रमुख काम क्या होता है इसका, प्रबंध लेखांकन का प्रमुख कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य होता है प्रबंध के निर्णय लेने में सहायता प्रदान करना। जो प्रबंध है उसका निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, इसकी उपयुक्तता कहाँ रहती है? बड़े औद्योगिक घरानों तथा व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपयोगी है, छोटे घरानों के लिए इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम बात करते हैं जो प्रबंध लेखांकन की जो प्रकृति क्या हो सकती है, इसका नेचर क्या हो सकता है, इसकी विशेषता क्या होती है, उस पर हम बात करते हैं। प्रबंध लेखांकन की प्रकृति या विशेषता, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क थोड़ा सा ही हमारा, उसके बाद में सब प्रैक्टिकल आएगा। प्रबंध लेखांकन की विशेषता या प्रकृति, प्रबंध लेखांकन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या इसका नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, उस पर हम बात करते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का नेचर क्या है, डिपेंड किस पर करता है, निर्भर किस पे करता है, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या हो सकती है। ठीक है ना, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है, चलिए, इसकी पीडीएफ तो आप स्क्रीनशॉट लेके भी ले सकते हैं ना, जो मैं पैनल पे लिख रहा हूँ उसको तो स्क्रीनशॉट लेके ले सकते हैं, पीडीएफ की जरूरत नहीं है। तो प्रबंध लेखांकन की जो प्रकृति या विशेषता है उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले चुनाव पर आधारित होता है, चूज करने पर आधारित होता है, बेस्ड ऑन चॉइस। किस पर आधारित होता है? चुनाव पर आधारित होता है, चुनाव पर आधारित है ये। अब ये चुनाव वो वोटिंग वाला चुनाव नहीं है कि सर हमारे एरिया में तो अभी चुनाव हुए नहीं है, तो ये उस चुनाव से रिलेटेड नहीं है। जब आपके पास समान प्रकृति की अलग अलग योजनाएं हो और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है और सबसे लाभप्रद योजना होती है उसका उसमें से चुनाव किया जाता है। जब आपके पास अलग अलग योजनाएं हैं, है ना, बहुत सारी आपके पास योजनाएं, एक जैसी प्रकृति की आपके पास प्लानिंग है। अब उन सारी प्लानिंग के अंदर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, तो किसकी हेल्प से करोगे आप प्रबंध लेखांकन की हेल्प से करोगे। यानी अगर आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है बहुत सारी योजनाओं में से, तुलनात्मक अगर आपको अध्ययन करना है, कंपैरिजन करना, आपको कंपैरेटिव एनालिसिस करना है और सर्वश्रेष्ठ योजना का चुनाव करना, उसमें से सर्वश्रेष्ठ, उसमें से आपको सर्वश्रेष्ठ योजना का अगर चुनाव करना है तो आपको प्रबंध लेखांकन क्या करता है, आपकी मदद करता है। ये तो किस पर बेस है? चुनाव पर आधारित है। यानी चयन करने की जो समस्या आती है उसका समाधान ये करता है। ठीक है, उसके बाद में आता है कारण एवं प्रभाव पर जोर देता है। ये फोकस किस पे करता है? कारण एवं प्रभाव पर, कि कौन कौन से कारण रहे हैं और उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, उस पर ध्यान देता है, उस पर जोर देता है, फोकस उस पर करता है। रीजन क्या रहा है और उसका इफेक्ट क्या होगा, उन दोनों पर ये वर्क करता है प्रबंध लेखांकन। कौन कौन से कारण रहे, अगर आपकी लागत लेखांकन की बात करें तो लागत कम आई तो क्यों आई है, ज़्यादा आई तो क्यों आई है, उसके कारणों पर एनालिसिस करता है। उसके बाद में हम बात करें तो भविष्य पर जोर देता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर में प्लानिंग कैसे की जाए, तो भविष्य पर जोर देता है। यानी भविष्योन्मुखी है ये, भविष्य पर जोर, यानी फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग करनी है उससे संबंधित जो डिटेल है वो प्रबंध लेखांकन के द्वारा की जा सकती है। उसके अलावा जो लागत के तत्व हैं उन पर भी ये फोकस करता है। जो लागत के तत्व होते हैं ना, कॉस्ट के जो तत्व होते हैं उन पर फोकस करता है कि कौन कौन से लागत के तत्वों पर क्या क्या, जैसे लागत के तत्व में आपके आते हैं ना, स्थिर लागत है, आपकी परिवर्तनशील लागत है, उन पर, तो लागत के जो तत्व होते हैं, फैक्ट होते हैं, उन पर भी जोड़ देता है। तो लागत जो तत्व होते हैं उन पर भी निर्भर करता है। लागत के तत्व किस प्रकार के, उसी प्रकार से आपका प्रबंध लेखांकन, उस प्रकार से प्रबंध लेखांकन से निर्णय लिया जाएगा। ये यूपी का है या फिर ये यूपी के लिए नहीं भाई, ये जो कोर्स है वो आपका जूनियर अकाउंटेंट जो बिजली बोर्ड की वैकेंसी है उससे संबंधित है। ठीक है ना, उसके सिलेबस के अंदर इंक्लूड है। जो जूनियर अकाउंटेंट आरपीएससी के उससे संबंधित भी नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में आईबीएसटी के अंदर भी इंक्लूड है। ठीक है,
अरे कहाँ फीस बढ़ा रही है भाई, फीस तो काफ़ी अब की 3-4 जब तक डिस्काउंट आया तब तक यही रही है ना। एक बार पहले थी उस, बाकी तो वही सेम ही रहे, डिस्काउंट के अंदर सेम ही फीस रही है, बाकी तो कोई चेंज आया ही नहीं है, सेम टू सेम रही है। तीसरा आगे वाला पॉइंट करते हैं तो ये एकीकृत पद्धति है। ये जो हमारा प्रबंध लेखांकन है ये एक एकीकृत पद्धति है, इंटीग्रेटेड मेथड है। एकीकृत पद्धति का मतलब क्या होता है, यानी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल होती है। जो इंटीग्रेटेड पॉलिसी या मेथड होता है इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल है। वित्तीय लेखांकन इसमें शामिल है, लागत लेखांकन इसमें शामिल है, सांख्यिकी जो है स्टैटिक्स है वो इसके अंदर शामिल है, व्यावसायिक प्रबंध भी इसमें शामिल है, अंकेक्षण भी इसके अंदर शामिल है। ये सारे पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड होते हैं प्रबंध लेखांकन में। तो इन पर निर्भर करता है ये जो प्रबंध लेखांकन हमारा है, इसकी प्रकृति का मतलब ये डिपेंड किस पे करेगा। तो हमारे पास जो जितने भी लेखांकन के अलग अलग जो नाम मैंने बताया आपको, जैसे वित्तीय लेखांकन है, लागत लेखांकन है, सांख्यिकी है, व्यवसाय प्रबंध है, अंकेक्षण है, इन सब पर ये निर्भर है। उनकी जो इन्फॉर्मेशन आती है उसके आधार पर भी प्रबंधक निर्णय ले पाता है, डिसीजन ले पाता है। जैसे कोई मान लो ऐसी यूनिट है जो बेनिफिशियल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वो पता कैसे चलेगा, जब अकाउंटिंग से वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि भाई हमारे पास 5 ब्रांचेज है, 5 ब्रांच के अंदर एक ब्रांच नुकसान में चल रही है, तो वो डिसीजन प्रबंधक लेगा कि इस ब्रांच को कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। या किसी एक ब्रांच के अंदर ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है तो उसमें क्यों हो रहा है, किस वजह से आ रहा है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसके रिजल्ट को देखा जाता है, उस पर जोर दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ केवल समंकों की प्रस्तुति होती है, कोई इसका निश्चित नियम नहीं है। जो प्रबंध लेखांकन है उसका कोई निश्चित नियम नहीं है, प्रबंध लेखांकन का कोई निश्चित नियम नहीं है, कोई फिक्स रूल नहीं है। समय काल परिस्थितियों के अनुसार इसके नियम कानून कायदों में बदलाव होता रहता है, कोई फिक्स इसका रूल नहीं है। केवल समंकों की प्रस्तुति है जो हमारा प्रबंध लेखांकन है, केवल समंकों की प्रस्तुति है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रबंधक उसके आधार पर निर्णय लेता है, सिर्फ केवल समंकों की क्या है, प्रस्तुति है। अच्छा दर्द ऐसा कुछ नहीं भाई, क्या 1000-2000 रुपये तो बढ़िया ना, ऑफलाइन में तो कितनी ज़्यादा फीस होती है। हाँ, बात क्या कर रहा था मैं, समंकों की प्रस्तुति है केवल, ये केवल जो डाटा होते हैं ना उसका प्रेजेंटेशन है, समंकों की प्रस्तुति है। प्रबंध जो लेखांकन होता है उसमें केवल समंक प्रेजेंट किए जाते हैं, प्रस्तुत किए जाते हैं, और उनके आधार पर प्रबंधक अपना काम आसानी से कर सकता है, निर्णय ले सकता है, नियोजन कर सकता है, निर्देशन कर सकता है और नियंत्रण कर सकता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ लिया, प्रबंध लेखांकन की विशेषताएं या प्रकृति पढ़ ली। अब हम बात करते हैं प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र पर हम बात करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया ना। आगे चलते हैं प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र पर। ठीक है, कोई बात नहीं गुरुजी, आपको जिज्ञासा इस क्लास में। ठीक है, कितनी फीस, भाई फीस सारी आप ऐप पर जाकर के सर्च कर लीजिए भाई, वहाँ आपको सारी की सारी बात मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र जो है, स्कोप है, उसके बारे में बात करते हैं। प्रबंध का क्षेत्र क्यों है उस पर हम बात करते हैं। प्रबंध का क्षेत्र, प्रबंध लेखांकन का स्कोप, प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र। थ्योरी का पॉइंट है आज हमारा हो जाएगा, उसके बाद में सारे प्रैक्टिकल आ जाएंगे। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट को मैं MGMT लिख रहा हूँ। ठीक है, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र क्या क्या है, स्कोप क्या क्या है, यानी कहाँ कहाँ तक प्रबंध लेखांकन फैला हुआ है। स्कोप का मतलब होता है कहाँ कहाँ तक, इसकी सीमाएं क्या क्या, कहाँ कहाँ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, फीस वगैरह सारी आप ऐप पर सर्च कीजिएगा, ठीक है ना, या फिर कॉल सेंटर पे कॉल करके पता कीजिएगा। ओके, रेट की क्लास, भाई रेट वेट की क्लास की जानकारी नहीं, मैं अभी प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, वो समझिए ध्यान से। प्रबंध लेखांकन का जो क्षेत्र है उसको समझने के लिए कुछ अपने स्कोप के पॉइंट लेते हैं। जैसे प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र जो होता है वो कहाँ कहाँ तक होता है, उसके लिए कुछ की पॉइंट की हम बात करें तो इस तरह से हम कर सकते हैं IIT और IRS। ठीक है, अब इससे प्रबंध के अपन क्षेत्र निकाल लेंगे, कौन कौन से प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र है। देखिए, सबसे पहला जो स्कोप की बात करें प्रबंध लेखांकन के, स्कोप जो है वो हम कहेंगे वित्तीय लेखांकन, जिसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग शामिल है। वित्तीय लेखांकन, अगर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए
उससे संबंधित आपको सूचनाएं चाहिए तो वो भी प्रबंध लेखांकन के अंदर शामिल है, यानी वित्तीय लेखांकन इसके अंदर इंक्लूड है। दूसरा हमारा आता है, जब अपन दूसरे की बात करते हैं तो FCB का मतलब ये होता है, C का मतलब कॉस्ट, यहाँ से मैंने C लिखा है, तो लागत लेखांकन भी इसके अंदर शामिल है। लागत लेखांकन, कॉस्ट अकाउंटिंग इसके अंदर इंक्लूड है। तीसरा आपका पॉइंट आता है B यानी बजटिंग। बजटिंग और पूर्वानुमान भी इसके अंदर प्रबंध लेखांकन में शामिल है। बजटिंग एवं पूर्वानुमान, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग, ये इसके अंदर इंक्लूड है। किसके स्कोप में इंक्लूड है? प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र के अंदर इंक्लूड है। चौथा हम पॉइंट की हम बात करें प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र की, तो आपका आता है IIT, मैंने लिखा है शॉर्ट में याद रखने के लिए, आप भी ऐसे रख सकते हैं। I का मतलब होता है इन्वेंट्री, और इन्वेंट्री कंट्रोल, सामग्री का जो नियंत्रण है वो इसके अंदर शामिल होता है। सामग्री नियंत्रण, सामग्री नियंत्रण को बोलते हैं हम इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट बाद में अगला आता है वो इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है निर्वचन, समंकों का निर्वचन, समंकों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। फिर आपका आता है T यानी टैक्स, कर लेखांकन, जो टैक्स होता है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। कर लेखांकन यानी टैक्स अकाउंटिंग, कर लेखांकन यानी टैक्स अकाउंटिंग भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है IARS। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका इंटरनल ऑडिटिंग, आंतरिक अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, ये इसके अंदर शामिल होता है, इसके क्षेत्र में शामिल होता है। उसके बाद में आता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग का मतलब होता है प्रतिवेदन, प्रतिवेदन, ये भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। और लास्ट आपका आता है स्टैटिक सांख्यिकी, जो सांख्यिकी विधियां हैं, सांख्यिकी से संबंधित जो इंफॉर्मेशन है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होता है। ये आपका प्रबंध लेखांकन का स्कोप या क्षेत्र हो गया। प्रबंध लेखांकन का जो स्कोप या क्षेत्र है वो सारा का सारा अपन ने लिख दिया। अब डीपली पॉइंट से एक एक पॉइंट टू पॉइंट स्टेप बाय स्टेप इसकी बात करते हैं। नाइस क्लास, थैंक यू। स्टैटिकल मेथड, हाँ स्टैटिकल मेथड जिसको हम बोलते हैं, सांख्यिकी विधियां जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपन ने प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र देख लिए। सबसे पहला देखो वित्तीय लेखांकन, ध्यान से समझ लीजिएगा। वित्तीय लेखांकन क्या होता है? वित्तीय लेखांकन अगर मैं नाम दूं तो ये दे सकता हूं, पहला एक नंबर दूं तो इसको वित्तीय लेखांकन, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर सबसे पहले क्या होता है? रिकॉर्डिंग होता है। रिकॉर्डिंग के बाद में उसकी लेजर बनता है, फिर समरी बनती है, फिर रिजल्ट निकलता है, फाइनल अकाउंट तक का जो काम होता है, और ये सारा का सारा किस में इंक्लूड होता है? वित्तीय लेखांकन फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड होता है। बीकॉम के भी कोई क्लास की बारे में नहीं कह सकता मैं, ठीक है, हाँ बिल्कुल रेगुलर लेंगे। हाँ, बैलेंस शीट, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है? आपका सबसे पहले लेखांकन करना, सबसे पहला क्या होता है? लेखा, सबसे पहले लेखा लिखना, उसके बाद में आपका वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण के बाद में सारांश निकालना, सारांश निकाल कर के बाद में अंतिम खाते बनाना, रिजल्ट निकालना जिसको हम बोलते हैं। ये सारा का सारा किस में शामिल है? वित्तीय लेखांकन के अंदर शामिल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, दूसरा आता है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन। लागत लेखांकन या कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? लागत जानने की प्रक्रिया, जो तकनीक होती है वो लागत लेखांकन में इंक्लूड होती है। अगर आपको कॉस्ट निकालनी है, लागत निकालनी है, तो उसकी जितनी भी तकनीकें हैं वो सारी के सारी किसमें? लागत लेखांकन के अंदर इंक्लूड होती है। जैसे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, प्रमाप लागत लेखांकन है, बजटरी नियंत्रण है, इन्वेंट्री कंट्रोल आपका है, मार्जिनल कॉस्टिंग है, सीमांत लागत है, वो सारी की सारी लागत लेखांकन के अंदर आती है, जो भवानी सर क्लास देते हैं उसके अंदर आपको पढ़ाएंगे वो। फिर आपका आता है बजटिंग एवं पूर्वानुमान। बजटिंग एवं पूर्वानुमान का मतलब क्या होता है? बजटिंग जो होता है फ्रेंच वर्ड से लिया गया, बुगेटे से, जिसका मतलब होता है चमड़े का छोटा थैला। तो बजटिंग के अंदर क्या होता है? भविष्य में आपको करना क्या है उसके लिए पहले योजना बनाना,
यानी बिजनेस के लिए, हमारे उपक्रम के लिए, भविष्य में जो भी काम करना आपको, उसकी निश्चित समय के लिए पहले से प्लानिंग करना, योजना बनाना, फ्यूचर में कौन सी मद पर कितना पैसा खर्च करना है उसके लिए पहले से प्लानिंग करना, और उसके लिए व्यावसायिक पूर्वानुमान लगाना, वो सारा किसके अंदर आता है? बजटिंग के अंदर इंक्लूड होता है। नेक्स्ट आपका आता है सामग्री नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर क्या होता है? जब भी सामग्री प्राप्त होती है, जबकि आपको मटेरियल प्राप्त होता है, वहाँ से लेकर जब तक उसका कंजप्शन नहीं होता है, जैसे ही सामग्री आपके पास प्राप्त होती है, आपको आती है, और जब तक उसका अंतिम उपभोग नहीं होता है, जो लास्ट कंजप्शन नहीं होता है, प्राप्ति से लेकर के सामग्री जैसे प्राप्त होती है और अंतिम उपभोग, उसके अंतिम उपभोग नहीं हो जाता है, तब तक उस पर नियंत्रण करना जरूरी होता है, उस पर कंट्रोल करना जरूरी होता है। सर क्या आप मैनेजरियल कंप्लीट कराओगे? भाई पढ़ा रहा हूँ तो कराऊंगा ही ना, जो अभी चल रहा है उसको पढ़िए ना आराम से, क्या कराओगे क्या नहीं कराओगे इतना मत टेंशन लीजिएगा, ठीक है। तो सामग्री नियंत्रण जो है उसकी प्राप्ति और अंतिम उपभोग तक का सारा प्रोसेस इसके अंदर होता है। सामग्री जो स्तर होते हैं ना, लेवल होते हैं सामग्री, कौन कौन से मिनिमम लेवल, सामग्री के ऐसे स्तर होते हैं ना, अलग अलग लेवल होते हैं, ऐसे सामग्री के लेवल होते हैं अलग अलग, उस लेवल पर सबका एनालिसिस करना। जैसे सामग्री के स्तर में देखा जाता है न्यूनतम लेवल, कम से कम कितनी होगी न्यूनतम, है ना, न्यूनतम कितना होना, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए आपका। उसके बाद में आपका आता अधिकतम, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, सामग्री का जो न्यूनतम लेवल है, अधिकतम लेवल है, रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल, पुनर्आदेश जो आपका स्तर है, रीऑर्डर लेवल है वो, और संकट स्तर की कभी बार नई सामग्री खरीद सके तो, जो एकदम क्रिटिकल कंडीशन होती है। इन सब पर कंट्रोल किया जाता है ताकि न तो सामग्री की कमी रहे, ना सामग्री अति आवश्यक मंगाई जाए। इसके लिए सामग्री नियंत्रण जो अपन पढ़ते हैं ना, लिफो मेथड, फिफो मेथड, अलग अलग मेथड पढ़ते हैं, वो सामग्री नियंत्रण भी किसके अंदर इंक्लूड है? प्रबंध लेखांकन के अंदर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड है, ठीक है। उसके बाद में समंकों का निर्वचन। समंकों का निर्वचन का मतलब क्या होता है? जो आपके पास समंक है, जो डेटा है, उसको प्रेजेंट करना। समंकों का निर्वचन का मतलब होता है जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसको आप प्रेजेंट कैसे करते हो। वो प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? वित्तीय विवरण का विश्लेषण है, उनका निर्वचन है, वो इसके अंदर शामिल होता है। यानी वित्तीय विवरणों का विश्लेषण इसमें शामिल है। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके अंदर इंक्लूड होता है। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के अंदर क्या क्या होता है? आपका तुलनात्मक वित्तीय विवरण बनाया जाता है, समानाकार वित्तीय विवरण बनाया जाता है, प्रवृत्ति विश्लेषण भी ज्ञात किया जाता है, अनुपात विश्लेषण है, रोकड़ प्रवाह विवरण है, सम विच्छेद बिंदु विश्लेषण है, उसके बाद में कोष प्रवाह विवरण है। ये सारे के सारे किस में होता है? वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होता है, जिसको हम बोलते हैं समंकों का निर्वचन। क्या बोलते हैं? समंकों का निर्वचन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। हाँ, क्या बताना है? पूजा गीत जी बताइए। सर जी प्लीज़ बता दो, क्या पूछना चाह रहे हैं, बताइए, पूछिए। बताइए बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं, पूछिए। ये DSSB PGT के लिए क्या? भाई DSSB PGT का आप अपना सिलेबस देखिए, और सिलेबस के अंदर मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर इंक्लूड है तो है, नहीं तो नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। उसके बाद में कर लेखांकन, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है? आपको ITR भरना है या टैक्स की विवरणी भरना है, वो सारा का सारा टैक्स की प्लानिंग करना, जो आपका टैक्स है उस टैक्स का क्या करना है? नियोजन, पहले से प्लान करना, भाई कितना टैक्स लगेगा, उसके लिए प्रोविज़न बनाना। टैक्स का नियोजन है और टैक्स का लेखांकन है, वो टैक्स लेखांकन टैक्स अकाउंटिंग के अंदर है, और उसकी क्लास भवानी जी ले रहे हैं, पार्ट बाई पार्ट चल रही है, ठीक है ना, वो आप देते ही होंगे, पढ़ते ही होंगे। उसके बाद में आपका आता आंतरिक अंकेक्षण। कई बार क्या होता है, जो उपक्रम होता है या संस्था होती है, वो अपने अलग अलग विभागों का, जो उसके विभाग बने हुए, उन विभागों का खुद ही क्या करती है? अलग अलग विभागों का क्या करती है? ऑडिट करवाती है, जांच करवाती है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं चल रहा है क्या। तो आंतरिक अंकेक्षण जो होता है, इंटरनल ऑडिटिंग होता है, वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है, प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र के अंदर इंक्लूड होती है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है प्रतिवेदन। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्ट करना। प्रतिवेदन का मतलब होता है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग, तो रिपोर्टिंग भी हमारे प्रबंध लेखांकन का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के अंदर शामिल होता है। रिपोर्टिंग कैसे? भाई विभिन्न जो भी आपके स्तर है, उन स्तरों से सूचनाएं आती हैं, और उन सूचनाओं को सही समय पर, सही स्थान पर, और सही समय पर, सही स्थान पर, सही व्यक्ति को पहुंचना जरूरी होना, अन्यथा सूचना का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो उसके लिए रिपोर्ट बनती है, प्रतिवेदन बनता है। प्रतिवेदन किससे संबंधित बनता है? लाभ हानि से संबंधित प्रतिवेदन बनता है आपका।
जो फंड होते हैं उससे रिलेटेड प्रतिवेदन बनता है आपका, कैश होता है उससे रिलेटेड प्रतिवेदन बनता है आपका, मटेरियल होता है उससे रिलेटेड आपका प्रतिवेदन बनता है। ठीक है, ये इसके अंदर आएगा सारा का सारा। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, लाभ हानि से रिलेटेड अगर आपका है तो वो रिपोर्ट यहाँ पे बनती है, और आपका फंड से रिलेटेड, कैश रोकड़ से रिलेटेड जो प्रतिवेदन है, प्रतिवेदन का मतलब रिपोर्ट बनाना है ना, वो सारी की सारी रिपोर्ट यहाँ पर इसके अंदर बनती है आपकी। उसके बाद में आता है सांख्यिकी विधियाँ, स्टैटिकल मेथड्स। सांख्यिकी जो विधियाँ होती है, स्टैटिकल मेथड होता है, उसके अंदर क्या होता है, ग्राफ बनाना है, चार्ट है, रेखा चित्र है ना, आपकी सारणियाँ है, सूचकांक है, इंडेक्स है, काल श्रेणी है, प्रतिगमन विश्लेषण है, ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर इंक्लूड होती है, सांख्यिकी विधियों के अंदर इंक्लूड होती है। तो प्रबंध लेखांकन का ये क्षेत्र स्कोप हमने पढ़ लिया है। अब क्वेश्चन आपका किस तरह से पूछा जा सकता है, कुछ पॉइंट आपको दे देता है और फिर पूछता है कि निम्न में से प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में शामिल नहीं है, ऐसे आपको पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान देना, ये अगर पॉइंट दे रखे हैं तो ये तो इंक्लूड है, बाकी इंक्लूड नहीं है ना। दूसरा नाम अगर आपको दे देता है तो समझ में आ गई बात। तो हमने इस क्लास के अंदर क्या क्या एनालिसिस कर लिया है, हमने इस क्लास के अंदर ये एनालिसिस कर लिया। सबसे पहले हमने प्रबंध लेखांकन है, ये हमारे बिजली बोर्ड की जो वैकेंसी अभी आई नहीं, अपकमिंग है, तो उससे रिलेटेड, और असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास है उससे रिलेटेड है प्रबंध लेखांकन। प्रबंध लेखांकन प्रबंध के लिए लेखांकन होता है, उसको हम बोलते हैं, दूसरा नाम इसका प्रबंध के लेखांकन और वित्तीय लेखांकन भी है। प्रबंध लेखांकन क्या मतलब होता है, लेखांकन जो प्रबंध की आवश्यकताओं की पूर्ति करे या मदद करे, उसको हम प्रबंध लेखांकन कहते हैं। अलग अलग अर्थ में भी हमने इसको समझ लिया था, वो आप क्लास वापस बैक करके देख लीजिएगा। उसके बाद में हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े थे कि जो प्रबंध लेखांकन है वो आपका अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है। समंकों के प्रस्तुतिकरण का हमारा काम होता है। प्रबंध के कार्यों में ये क्या करता है, मदद करता है। जो चुनाव करने की समस्या आती है एक मैनेजर को, एक मैनेजमेंट करने वाले को, उसको हेल्प करता है, मदद करता है प्रबंध लेखांकन। बड़े औद्योगिक घराने के लिए उपयुक्त माना जाता है। क्रैकटेक्स्ट भी हमने देख ली थी, उसके बाद में हमने स्कोप देखा था। ठीक है, तो हमने सारी की सारी चीज़ें प्रबंध लेखांकन से संबंधित कंप्लीट कर ली है। इसके अलावा जो प्रबंध लेखांकन की जो टेक्निक है, तकनीकी है, यंत्र है, और प्रबंध लेखांकन के काम क्या क्या है, वो हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। और इसी के साथ में हमारा ये जो प्रबंध लेखांकन का जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आई है और आप इसका वेट कर रहे थे, जूनियर अकाउंटेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, उत्कर्ष से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।